वो तेजी से भागकर लिफ्ट में पहुंची, इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती। लिफ्ट में पहले से ही एक खूबरू हैंडसम सूट बूट टाई शाई लगाए, हाथ में महंगी तरीन ब्रांडेड रेड वॉच पहने, सफेद रंग तीखे नैन नकुश क्लीन शेप, अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत लिए एटीट्यूड में खड़ा था। इसमें महज सरसरी से नजर डालकर सामने मुंह कर दिया। भला की संजीदगी थी चेहरे पे। खुद को सनरेला कहने वाली बुशरा को लगा जैसे वो उसके सपनों का राजकुमारी है। अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए इस शहजादो जैसी आन बान रखने वाले शख्स से मुखातिब हुई, जिसने गलत निगाह भी इस पे नहीं डाली थी अभी तक। तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए। बड़ी ही खनकती सी आवाज थी। एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास की है आपने? वो हैरान होते हुए इससे मुखातिब हुआ। वो भी कोई कम हसीन तो नहीं थी। छोटी सी नाक, गोल फेस, गाल पे पर्दा डिम्पल, बारीक होंठ, सिल्की खुले बाल, येलो टॉप जिसकी हाथ से लिखते चलकते दूध या रंगत बाजू, ब्लैक टाइट जीन्स मुकाबिल की भी शानी चित करने वाली थी। जी बिल्कुल, तुम अभी अपनी लड़कों से मुझे टक्कर मारने वाले थे। अमीर हो तो क्या किसी की भी जान लोगे? एक हाथ में पकड़ी फाइल पर और दूसरे हाथ की उंगली नचा नचा कर इसे बहुत ही एटीट्यूड में बात कर रही थी वो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी गाड़ी के आगे तो आज तक कोई नहीं आया। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। निकलते समय बुशरा की हील निकल गई थी उसके पाँव से, मगर उसे जल्दी थी कि टाइम निकला जा रहा था इंटरव्यू का। बारात तो सर थाम की रह गया। क्या बला थी, ऐन ही उसके गले पड़ रही थी। बला थी तो खूबसूरत, मगर अचानक से लिफ्ट के फ्लोर पे उसे हील नजर आई। मैडम को इतनी जल्दी थी कि जूता पहनना ही भूल गई। आफत कहीं की, एक तो पहले ही लेट हूँ, ऊपर से इस लड़की ने मजीद दिमाग खराब कर दिया। कुछ दिन पहले ही बारान आवान ने ये कंपनी खरीदी थी। कुछ एम्प्लॉय न्यू रखने थे। आज वो ऑफिस ट्रैफिक जाम की वजह से लेट हुआ। एक तो मूड पहले ही खराब था, दूसरा इस लड़की ने कर दिया। तो मिस सनरेला बुशरा रियाज मुस्कुरा कर जल्दी से दुरुस्त की हुई। ये तो मिस बुशरा रियाज, आपकी जॉब पक्की हुई। आप इस कंपनी के बॉस बाबर इवान के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर हैं। इस कंपनी के सीईओ ने बारान के कहने पर खुद इंटरव्यू लिया था और आज ही फाइनल करना था। पीए अर्जेंट चाहिए थी। उसके सर अहमद ने उसकी तेजी होशियारी देखते उसको फाइनल कर दिया था। बुशरा तो इंतहा की बुलंदियों पे खुश थी। पहले ही इंटरव्यू में पास हो गई। वो बहुत ही पुरजोश होती निकली थी वहाँ से। अहमद, इंटरव्यूज हो गए, मुझे आज ही फाइनल रिजल्ट चाहिए। असिस्टेंट की अर्जेंट नीड है। कितने काम है जो पेंटिंग पड़े, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। आप बेफिक्र रहें सर, आपकी पीए फाइनल हो गई है। वो कल से ही आपको ज्वाइन करेगी। बारान ने उसे घूरा। मुझे नहीं, कंपनी को। और आपने लड़की क्यों रखी? मेल में भी रख सकते थे। आज तो बस गर्ल्स ही थी इंटरव्यू के लिए। सो मैंने एक बहुत ही तेज लड़की लगी थी मुझे, और आपके लिए परफेक्ट भी। आई मीन कंपनी के लिए। इसकी घूरी पे से अपनी बात दुरुस्त करता हुआ बोला तो वो ओके कल देखेंगे कहता हुआ वो लैपटॉप पे मुतवज्जा हुआ। आप ही घर आते ही बुशरा ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों शोर डाला हुआ है तुमने? उसकी बड़ी बहन अनुषा बोली। आप ही, बुशरा अपनी बहन को कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगी। अरे छोड़ो मुझे। वो खुद को उसके गिरफ्त से आज़ाद कराया और अपने चुकराते सर को थामा। कौन सी खुशी में ये पागलपन सवार हुआ है तुम पे? आप ही, मेरी जॉब लग गई है, कल से ही स्टार्ट है। वो खुशी से चिक्कर बोली और जोर से गले लगाया था अनुषा को। क्या पहले ही इंटरव्यू में उसकी जॉब लग गई? ये सुनकर अनुषा भी सच में हैरान हुई थी। तुम सच कह रही हो? ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अनुषा ने उसका कंधा थामते हुए भैया लहजे में कहा। आप ही, बहुत बड़ी कंपनी है और मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब लगी है। अभी तक तो मैंने अपने बॉस को नहीं देखा, मगर मैं ख्वाहिश कर रही हूँ कि बॉस बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और अनमैरिड हो। वो पुरजोश आवाज में बोली। पागल वागल तो नहीं हो? ऐसे ही ना फिल्मों ड्रामों और नावलों में होता है, जो बहुत ही हैंडसम होते हैं अपनी पीए से प्यार हो जाता है। अनुषा उसका मजाक उड़ाते बोली थी। हाँ बस तो मेरा मजाक ही उड़ाती रहना। देखना कोई शहजादा आएगा। शहजादे के नाम से उसकी आंखों के सामने बरान का अक्स ले रहा है, जिससे आज उसका लिफ्ट में टकराव हुआ था। वो तो जैसे उसके ख्यालों में ही कहीं खोती गई। उसकी पुरकशिश पर्सनालिटी के सैर में जकड़ गई थी वो। हेलो, कहाँ चली गई हो? उसे अचानक से खोया पाकर अनुषा ने उसका कंधा जोड़ा। कहीं नहीं, भूख लगी है, खाना गर्म कर दे। कहते ही वो अपने कमरे में चली गई। जिंदगी में इतनी महरूमियां देखने के बावजूद भी वो एक जिंदा दिल लड़की थी। उसे कभी भी हालात के सामने हार नहीं मानी थी। अनुषा और बुशरा दोनों ही बहनें थी। दोनों भी छोटी सी थी जब उनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए और वो अपने चचा के रहमो करम पे पड़ी थी। चचा का रवैया तो उनके साथ बहुत ही शाइस्ता और पुरखलूस था, मगर उसकी चच्ची को हमेशा से ही उनसे दिक्कत रही थी। अनुषा ने बड़ी बहन का ही नहीं बल्कि बड़ी माँ का फर्ज भी निभाया था। बुशरा का वो बहुत बड़ा सहारा रही थी। हर तकलीफ खुद पे झेल लेती थी, मगर बुशरा को कभी गर्म हवा भी नहीं लगने दी थी। अनुषा तो पढ़ लिख नहीं पाई, मगर बुशरा की तालीम के लिए उसने खुद अपनी तालीम की कुर्बानी दे दी थी। बुशरा मैट्रिक में थी जब अनुषा का रिश्ता आया। अनुषा बुशरा की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी कि वो अकेली रह जाएगी और साथ ही उसकी तालीम भी अधूरी रह जाएगी।
सलीम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। रिश्तेदार में सिर्फ उसकी माँ ही थी जो कि काफ़ी बूढ़ी थी। उसकी चच्ची को तो बस उसे घर से निकालने की जल्दी थी, इसलिए उसने उसके चचा की एक ना चलने दी और उसे सलीम के साथ रुखसत कर दिया। अनुषा लाख चाहने के बावजूद भी सलीम के साथ रुखसत हो गई। शुरू में अनुषा का रवैया सलीम के साथ खिंचा सा था। इसे लगता था कि वो बुशरा से उसकी वजह से दूर हो गई है, मगर सलीम के प्यार और खुलूस ने उसका दिल मोम कर दिया। वो बुशरा को अपने साथ रखना चाहती थी, जिसपे सलीम ने आमादगी जाहिर कर दी और जल्दी वो बुशरा को भी अपने घर ले आई। अगर चाह उनके चचा को इतराज़ था, मगर उन्होंने फिर भी बुशरा को अपने साथ रख लिया और उसकी चच्ची से उनसे जान छुड़ाना चाहती थी, तो इसलिए बुशरा को वो आसानी अपने घर ले आए। सलीम ने बुशरा को अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया और उसके तालमी अखराजात भी उठाए बिना किसी अज़र के। वक्त गुजरता रहा, उनके हालात भी साजगार होते रहे, पहले से बहुत बेहतर हो गए थे। अनुषा को अल्लाह ने 2 बच्चों से भी नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। बुशरा ने भी अपनी MA की डिग्री मुकम्मल कर ली है। उसका इरादा किसी बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करने का था, जिसके लिए उसने अखबारात में ऐड देखना शुरू कर दिया और फाइनली उसे एक बड़ी ही कंपनी की जॉब नजर आ गई और आज ही उसने अपना पहला इंटरव्यू दिया और फौरन ही सिलेक्ट हो गई। रात के खाने के बाद बुशरा अपने कमरे में थी, जबकि खुशी उसे सोने ही नहीं दे रही थी। कल के लिए अच्छे कपड़े निकालकर प्रेस की सारी तैयारी करने के बाद बिस्तर पे गिरी थी सोने के लिए। फिर उसे उसके सपनों का राजकुमार उसकी आंखों के सामने आ गया। वो ख्याली पुलाव बना रही थी जब उसके सर पर उन्होंने चित मारकर उसे हकीकी दुनिया में वापस खींच लाई और उसका सारा ख्याली पुलाव धरा का धरा रह जाता है। बुशरा, निकल आओ ख्वाबों की दुनिया से, हकीकत में रहना सीखो। तुम्हारी नौकरी करना सलीम को ज़रा पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ पीले कर दें। तुम्हें अब अपने घर की हो जाना चाहिए। ये नौकरियां करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। आप ही प्लीज़, ये मेरी ख्वाहिश थी। प्लीज़ सलीम भाई से कहे ना मुझे जॉब करने दें। वो रोनी सूरत बनाते हुए बोली, मैंने बात की है इनसे, मगर वो तुम्हारी शादी के हवाले से सोच रहे हैं। जो भी तुम्हारे ख्वाब हैं अपनी शहजादी के घर जाकर पूरे करना। अनुषा ने उसके पास बैठते उसे समझाते हुए कहा था, मेरे लिए ना मेरे ख्वाबों का शहजादा ही ढूंढना है, खबरदार जो कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होना चाहिए। बुशरा उंगली दिखाती हुई बोली, अच्छा तो फिर तुम चाहती हो तुम्हारे लिए मेलों का शहजादा तलाश करें हम? अनुषा ने आगे बड़ी करते हुए कहा था। हाँ, उसने भरपूर मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए कहा। फिर से उसकी आंखों के सामने बारान का अक्स लहराया। आप ही, वैसे आज मैंने शहजादा देखा था कंपनी में, इतना हैंडसम, इतना डैशिंग था, इतने महंगे कपड़े पहने हुए थे उसने और हाथ में इतनी कीमती घड़ी थी और उसके जूते। बुशरा बहुत ही जोशीले अंदाज में बयान कर रही थी और अनुषा तो बस उसका पागलपन देख रही थी हैरत से। वो लिफ्ट में मेरे पास खड़ा था। बस बुशरा, ये लोग हमारी पहुंच से बहुत दूर है और तुम भी दूर रहना इनसे। ये लोग हमें अपने घर की जीनत नहीं बना सकते। हाँ, अलबत्ता फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। मेरी बात याद रखना, तुम धोखा ना खाना इन अमीरजादों से। ये खूबसूरत और मिडिल क्लास लड़की को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। अनुषा ने बड़ी दूर अंदेशी से उसे समझाना चाहा, मगर उसके कहाँ पल्ले पड़ना था कुछ। अच्छा ना, बस अब भाषण तो बंद करें, मैं ये जॉब करूँगी, अगर सही ना लगी तो छोड़ दूँगी, मगर अभी प्लीज़ ना मुझे ना रोकें। बशीरा ने मासूमाना अंदाज में कहा तो अनुषा सर हिलाती हुई उठ गई वहाँ से। बशीरा उसके जाते ही बेड पे आ रही थी, सीधे रोई और अपने राजकुमार को सोचते सोचते नींद की वादियों में ही चली गई। अगले दिन बड़ी ही नक्सक से तैयार हुई थी वो ऑफिस जाने के लिए। ऑफ वाइट का ढीला सा कुर्ता पहने, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए, हल्का सा मेकअप किया और गले में ऑफ वाइट दुपट्टा डाले हुई थी। किचन में जाकर बस हल्का फुल्का नाश्ता किया। अच्छा मैं चलती हूँ, अनुषा को कहती वो बाहर निकल गई। ये कहाँ गई? अनुषा की सामने से बाहर जाते हुए इस तरह यूँ देखकर पूछा। वो अम्मा, आज ऑफिस का उसका पहला दिन है ना, अनुषा ने बताया। सलीम ने मना तो कर दिया था, फिर भी गई है। अम्मा ने जरा सा बुरा मुंह बनाते हुए कहा। अम्मा, 4 दिन में ही इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, आप उसे उसके हाल पर ही छोड़ दें। नहीं सुन रही है ये मेरी बात? अनुषा ने बेबस होते हुए कहा। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। मिस बुशरा, ये आपका केबिन है और सामने बाबा रिवानी सर का ऑफिस है। ये उनकी सारी फाइल्स हैं, बाकी का काम वो तुम्हें खुद ही समझा देंगे। अगर फिर भी काम में प्रॉब्लम हो तो मिस हुमेरा है, वो समझा देंगी। आपका काम बारान सर के साथ रहना है। इन्हें कभी भी किसी भी फाइल की ज़रूरत पड़ सकती है जो इन्हें फ़ौरन फराहम करनी है। अहमद ने उसे इसका सारा काम समझाते हुए कहा। यस सर, आप फिक्र ही ना करें, बारान सर की अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। बुशरा ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। वेरी गुड, अब आप जाएं। बारान सर के ऑफिस उन्होंने बुलवाया है आपको, अहमद ने कहा। ओके सर। वो मुस्कुरा कर चल दी। बारान के ऑफिस वो अभी तक अनजान थी। बारान सर बारान इससे के वो कल ही मिल चुके हैं लिफ्ट में। वो नौकर के ऑफिस में ही बारान चेयर को दूसरी तरफ घुमाकर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, इसलिए उसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। हेलो सर, मैं बुशरा ने भी बोलना शुरू ही किया था कि बारान ने हाथ के इशारे से बात करने से रोक दिया। वो चुप कर गई। कुछ देर फ़ोन पे बातें करते रहने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी तरफ घूमकर सीधा हुआ। तुम
तुम बेवक्त दोनों के मुंह से निकला। तुम फिर से आ गई, अब कोई क्या नया इल्जाम लगाने आई हो? बताओ, फिर से मेरी गाड़ी के नीचे आई हो? बारा ने उसे देखते ही फट पड़ा और बोलता ही चला गया। बुशरा का सांस तो हलक में ही अटक कर रह गया था। उसने सीरियस सी मिस्कीन वाली शक्ल बना दी और बस नाक के अंदाज में गर्दन हिलाई थी। आप बारान, वो बेमुश्किल बोल रही थी कि बारान फिर से बोल पड़ा। हाँ बारान हूँ मैं, अब सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हो। और आप मिस बुशरा रियाज? मासूम से अंदाज में उसने अपना नाम लिया। व्हाट? बारान के मुंह से बस यही लफ्ज निकला तो वो उसकी पी है। तुम बुशरा रियाज हो? उसने दुरुस्तगी से कहा और उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मोटी आंखों में नमी खुलने लगी थी। वो शहजादों से आन रखने वाला इस वक्त किसी विलन से कम नहीं लग रहा था। मुझे तो अपने ख्वाबों वाला शहजादा ही तस्वुर किए बैठी थी। व्हाट? अगला लफ्ज उसके मुंह में ही रह गया। ओके लेट यू गो। आई एम सॉरी सर, कल के लिए वो मेरी टक्कर किसी और की गाड़ी से हुई थी। मुझे लगा शायद वो आप हो। मैं परेशान थी इसलिए आपको मैंने इतनी बातें सुना दी। आई एम सो सॉरी। बुशरा को लगा वो कहीं उसे नौकरी से ही ना निकाल दे, इसलिए जल्दी से बोली, आप प्लीज़ अभी जाएं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बारा ने अपने उससे नरमी से कहा तो वो परेशानी से चली गई थी बाहर। अहमद, तुमने इस पागल लड़की को रखा था कल? अहमद को बुलाकर बारा ने उस पर चढ़ दौड़ा था। ये सर, यही तो वो है लड़की है, मगर इसमें खराबी क्या है? आपको पसंद नहीं आई? माशाल्लाह खूबसूरत है, आई मीन टैलेंटेड है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इसकी खूबसूरती का जान नहीं डालना। ये लड़की इंतहा की बदतमीज है, इसको बस जुबान चलानी आती है, टैलेंटेड तो कहीं से भी नहीं लगती। मगर इसने कुछ कहा है आपसे? अहमद तो इसकी बात सुनकर शौक हुआ था। हाँ, कल सुबह ही मिली थी लिफ्ट में और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। बारान ने कहा तो अहमद की बत्ती से निकली, मगर अले ही लम्हे बत्ती से उसने अंदर कर ली थी और थोड़ा सा सीरियस मूड में हुआ। सर वो कल की बात है और खूबसूरत लड़कियों को हमेशा यही वहम रहता है कि कोई ना कोई उनका हर वक्त पीछा करता रहता है। अहमद ने बात को रफा दफा करना चाहा। अच्छा, और जो ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है इसने मुझ पे कि मैं इसे अपनी नेट क्रॉस से टक्कर मारी थी कल, जबकि मेरी गाड़ी के आगे तो कोई आया भी नहीं था। बारान ने दांत पीसते हुए कहा। बारान सर, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? हो सकता है कि उसे गलतफहमी नहीं हुई हो, जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई हो वो कोई और हो। अहमद ने अपनी आंखों पे लगे मोटे चश्मे को दुरुस्त किया, फिर बोला, और वैसे भी अब अगर आप इसे निकाल देंगे तो फिर से इश्तिहार देने पड़ेंगे, इसका अलग से खर्चा, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला बंदा इससे भी बड़ा जिन निकल आया तो फिर इसे निकालेंगे, फिर इश्तिहार, फिर इंटरव्यू। अहमद बात को मजीद लंबे से लंबा खींचता ही चला गया। बस बस बस, बारान ने उसे मजीद बोलने से रोका। मैं इसे निकालने को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा करो इसकी पोस्ट चेंज कर दो। बारान ने खौफ से उदास कहा। और कौन सी पोस्ट सर? वो लड़की कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है और कंपनी पहले ही खाते में। अहमद ने बड़े आराम से अपने गोल चश्मे को दुरुस्त करते हुए कहा। और अहमद, तुमने ऐसे लड़के को जॉब में रख लिया जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं? बारान ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। सर सारी लड़कियां आजकल ऐसी ही थी इंटरव्यू के लिए, मुझे यही सही लगी आपके लिए, आई मीन आपके काम के लिए और असिस्टेंट के लिए। लड़की की खूबसूरती भी तो होनी चाहिए, बंदे के हौसले बुलंद होते हैं। वो बत्ती सी दिखाते हुए बोला। अहमद, बारान ने दांत पीसते उसे मजीद बोलने से रोका। मुझे काम से मतलब है, बस जाओ और अच्छे से उसे समझा दो। मैं काम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। बारान को शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर इस अहमद पे और इससे ज़्यादा बुशरा पे, मगर सब्र का घूंट बढ़ना था। अब उसके सिवा कोई चारा जो नहीं था। वो ऑलरेडी कंपनी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका था, अब उसे समझौता करना ही था। तो मिस बुशरा रियाज, अहमद ने बुशरा को अपने ऑफिस में बुलाया। बुशरा परेशानी में अपने नाखून कुतर रही थी। यस सर, कल आप लिफ्ट में आपकी और बारान सर की कलामी हुई थी और आपने क्या कहा उनको कि उन्होंने आपको अपनी नेटवर्क से टक्कर मारी है और तो और कि वो आपका पीछा कर रहे हैं। सर वो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ, और मुझे क्या मालूम था कि इस कंपनी के वो बॉस निकलेंगे। कहीं आज मेरी छुट्टी तो नहीं कर दी? पहले ही दिन नौकरी ख़त्म। वो रोनी सूरत बनाकर बोली। मिस अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, बारान सर के पास लैंड क्रूज़र नहीं मर्सिडीज गाड़ी है, वो भी भूल बैठे हैं शायद। और फिक्र ना करें आप, आपकी नौकरी बहाल है। मगर क्या सर? वो उनकी बात काटती जल्दी से बोली। मगर अब तुम्हें बहुत ही मुतहत रहना होगा, अब तुम्हें अपनी नौकरी खुद ही बचानी है। बारान सर को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना वर्णन करते अहमद ने उसे कहा। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बारान सर को कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। बुशरा खुश होती हुई बोली। उसके गाल का डिंपल बड़ा नुमाया हो तो मुस्कुराने थे। बारान सर इस कंपनी के न्यू बॉस हैं, इनके लिए भी ये कंपनी नहीं है। बहुत खसारे में ये कंपनी खरीदी है उन्होंने, इसलिए उनका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहता है। और कल तुमने रही सी कसर निकाल दी। हाँ, तो इनसे किसने कहा था कि इस डूबती हुई नाव में पैर रखने का? इशारा कंपनी की तरफ था बुशरा का। इनके पास कमी नहीं है कंपनियों की। वो मशहूर बिजनेस टाइकून शौकत ऐवान के पोते हैं। तुर्की में बहुत बड़ी कंपनी है उनकी। जॉब ये दोनों भाई ओनर हैं। आहान ऐवान बड़े हैं, बाबर ऐवान के
बारान एवान तो अभी तुर्की में ही, मगर बारान एवान को अपने दादा से बहुत प्यार है, इसलिए वो इनके साथ पाकिस्तान में ही रहते हैं और यहाँ भी वो अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए ये डूबती हुई कश्ती खरीद ली जिसे वो अपनी मेहनत से परवान चढ़ाना चाहते हैं। बुशरा ने बड़ी ही गौर से उसकी कहानी सुनी थी। ये सर, मैं बहुत मेहनत करूँगी, देखना बारान सर मुझसे खुश हो जाएंगे, बुशरा ने एक्साइटेड होते हुए कहा और चली गई। देखना कहीं बहुत ज़्यादा ही खुश ना कर देना, उसके जाते अहमद ने कहा। बारान लैपटॉप पे बिजी था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कम ऑन, इसे मसरूफ़ से अंदाज में कहा। सर, ये आपकी फाइल जो आपने मंगवाई थी। बारान ने सर उठाकर बुशरा को देखा। मैंने मिशी से कहा था, घूरी से नवाजते हुए कहा। बट सर, आई एम योर असिस्टेंट, बुशरा ने खुद को ऊपर रखते हुए कहा, जबकि उसके एटीट्यूड पर उसे जी भर के गुस्सा भी आया था। आई नो मिस सनरेला, बुशरा ने फटका, मगर फिर बोली, बुशरा रियाज, सनरेला तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए हूँ। उसने बड़े चुलबुले अंदाज में कहा। मिस बुशरा, मुझे नहीं जानना कि आप अपनी दोस्तों के लिए क्या हैं, मगर मेरे लिए तो सिर्फ इम्प्लाई हैं आप। जिससे काम होगा वो मैं उसी से कहूँगा। टिका सा जवाब देकर बुशरा को सुलगा गया था वो, मगर वो सबर के घूट भर कर रह गई। एज यू विश सर, उसके सामने से फाइल उठाती बाहर की जाने कदम बढ़ा उसने। अपनी फाइल कहाँ लेकर जा रही हैं आप? उसे फिर से फाइल वापस ले जाता देखता हुआ बारान बोला, ये मिस मिशी को देने के लिए, उनका काम ही ना ये, अब वही यही फाइल अब तक पहुँचाएंगी। इसे दांत पीसते हुए कहा, क्या मुसीबत है? बारान ने गफाजुदा कहा, अब मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? अगर ले ही आई हैं तो रख दो यहाँ। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बारान ने कहा तो उसे तब चढ़ी, तो पहले ही आप आराम से फाइल ले लेते, इतनी सारी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? मेरा भी तो टाइम वेस्ट हुआ है। आपको बस अपने टाइम की फिक्र है, मेरे कीमती वक्त की नहीं जो फारिग बैठे बैठे बर्बाद हो रहा है। बुशरा भी नॉन स्टॉप बोले चली गई। इसकी पकाऊ बातें सुनकर बारान का दिल किया कि अपना सर दीवार के साथ मार दे। अब तुम कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर बारान ने उसे पीछे से आवाज दी। बुशरा ने मुड़कर बारान की जानिब देखा। मैंने तुमसे कहा है जाने के लिए। बारान चेयर से खड़ा होता उसके सामने आया। जी, बुशरा ने बस इतना कहा, थोड़ा सा हैरान भी हुई। बैठो, कुर्सी की जानिब इशारा करते उसे बैठने को कहा तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बैठ गई। उसे थोड़ा फासले पे खड़ा होते टेबल से पिंक फाइल उठाकर उसके सामने रखी। एक नोटपैड उठाकर उसे थमाया और साथ में पेन भी। फाइल में कुछ चेंजेस करनी थी तुम्हें, कुछ अहम पॉइंट लिख रहा हूँ, इस फाइल को दोबारा से एडिटिंग करनी है। कल तक बगैर किसी मिस्टेक के मुझे फाइल चाहिए। उसे बस हाँ में हाँ सर हिला और बारान ने बोलना शुरू किया और एक पॉकेट में हाथ डाला और दूसरा हाथ वो घुमा घुमा कर बोल रहा था और उसके कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर भी काट रहा था। ओके मिस बुशरा रियाज, कल तक मुझे ये प्रोजेक्ट तैयार चाहिए। जो भी पॉइंट्स मैंने जो है डिक्टेट करवाए वो तमाम इसमें होने चाहिए। उसके बहुत करीब खड़े होते हुए एक हाथ टेबल पर रखे सीरियस से अंदाज में ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा था। और कि सर, बुशरा अचानक से खड़ी हुई, चुके वो इनसे कुछ ही फासले पर खड़ा था। गुमा था कि दोनों टकरा जाते, मगर बारान ने तेजी से फासला हटाते पीछे किया। आराम से मिस पीछे होते उसे बाहर जाने का रास्ता दिया चली गई। पीछे से बारान हल्का सा मुस्कुराया, शरारती अंदाज था क्योंकि उसने बारान को पकाया था। अब बारान ने उसे घुमाकर रख दिया था। बुशरा अपने कैबिन में बैठी बस सोचे जा रही थी कि उसे आगे क्या करना है। जो भी बारान ने पॉइंट्स लिख कर दिए थे अब सब के सब उसके ऊपर से गुजर रहे थे। ना ही उसने उसे फाइल में लिखा, कुछ समझ में जो नहीं आ रहा था। परेशानी से बस पेज ही उलट पुलट रही थी। अहमद सर से पूछ लेती हूँ, वही मेरी हेल्प कर देंगे। परेशानी से वो अहमद के ऑफिस की तरफ बढ़ी। बारान की नज़र बुशरा पे पड़ी थी। वो ऑफिस में बैठे उस पर नजर रखे था। जैसे ही वो अहमद के ऑफिस की तरफ बढ़ी, बारान ने फट से इंटरकॉम उठाकर अहमद को अपने ऑफिस में बुला लिया। सर, मुझे बात करनी थी आपसे। बुशरा ने अहमद को ऑफिस से निकलते देखा तो उसकी तरफ लपका। अच्छा, तो पहले मैं बारान सर के ऑफिस से हूँ, उन्होंने अर्जेंट बुलाया, आपसे तो आकर बात करता हूँ। अहमद कहते के साथ ही निकल गया। ओ बारान सर, क्या मुसीबत है, उलझा कर रख दिया है। ओ खुदाया, मैं क्या करूँ? ऑफिस फाइल को सर पे रखे वो दोबारा से अपनी जगह पे आ गई। काफ़ी देर बाद अहमद अपने ऑफिस से बाहर आया। आहान ने बुशरा को अपने ऑफिस में बुला लिया। ये सर, तो औफत वादी थी उसके चेहरे से, जिसे देखकर बारान को हंसी तो बहुत आई, मगर दबा गया। मिस, कल का शेड्यूल बता दूँ आपको, जो आपके काम है, कल की मीटिंग्स, लंच काम, सब कुछ अब आपने मुझे अलर्ट रखना है। सर, ये फाइल्स तो बता दी, इसमें क्या खिचड़ी पकानी है? मुँह के दावे बिगाड़ती हुई बोली। मिस, आप मेरे काम को खिचड़ी कह रही हैं? अगर आपने काम करने को एबिलिटी नहीं है तो आप बता दें, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। वो एबिलिटी से मजीद उलझाकर सुकून से बोला था, नहीं मैं कर लूँगी, आप अपना काम बताएं, आई मीन शेड्यूल। वो अपने सर पे हाथ मारती बात को दुरुस्त करती हुई बोली, आप मिस मिशी के पास जाएं, वो आपको सब समझा देंगी। अगर मुझे मिशी के पास जाना था तो आप पहले ही कह देते, अपने पास क्यों बुलाया? उसे तब चढ़ी थी बारान पे। दिल चाहता कि कुछ उठाकर उसके सर पर दे मारे। मिस, आप मेरी असिस्टेंट हैं, यू नो वेल, थोड़ा सा लेजा सख्त करते हुए कहा। ये क्या आपने मिस की रट लगाई हुई है? मैं स्कूल टीचर नहीं हूँ। और थैंक्स, आपने माना तो सही कि मैं असिस्टेंट हूँ। वो बारान पे चढ़ ही दौड़ी थी।
बारान तो हक्का बेकार रह गया कि वो वाकई किसी टीचर की तरह उसे डांट लगा रही थी। उसके जाते ही बारान ने सर पकड़ लिया। आज तो सर में दर्द हो गया था। कौन सी बला पड़ गई थी ये। अहमद भी ना कभी कोई काम सीधा नहीं करता। बुशरा अपने कमरे में बैठी सर को पकड़े बैठी हुई थी। आज जितना वो खुश गई थी इतना ही आकर पछता रही थी। अनुषा उसके लिए चाय लाई थी। खाना खाकर वो कमरे में चली गई। उसका छोटा सा रूम था, सिंगल बेड, एक पुराने डिजाइन की 2 पलों वाली अलमारी जिसके बाहर एक साइड पे शीशा लगा था और एक मेज जिस पे कई किस्म के नॉवेल्स और बुक्स पड़ी थी और पास ही लकड़ी की कुर्सी थी। बुशरा इसे सोचों में गुम पाकर अनुषा ने आवाज दी। जी आप ही। वो सीधी होकर बैठी। उसके पास ही अनुषा चाय की ट्रे उठाए उसके सामने आ गई। लगता है काफ़ी थक गई हो। कल जितनी खुश नहीं लग रही हो तुम आज मुझे। हाँ थक तो बहुत ही गई हूँ। पहला ही दिन बड़ा ही मनहूस था। मेरा मतलब है थका देने वाला। काम बहुत था आज। अच्छा वो शहजादा मिला जिसके तुम कल कसीदे पढ़ रही थी। वही तो मेरा बॉस है। बुशरा बड़ी ही पुरजोश बुशरा का पुरजोश अंदाज नहीं था जो कल था। बस बोल दे और चाय का कप उठाकर मुंह को लगाई। ये बात अनुषा ने नोट की। वाह यही तो तुम चाहती थी मगर इतना पुरजोश नहीं लगी जितनी तुम मुझे कल लगी थी। हाँ तो कल इतना लंबा चौड़ा लेक्चर भी तो नहीं दिया था तुमने। दूध के ढोल सुहाने होते। बहुत अकड़ है। इस शहजादे में चाय का कप ट्रे में रखते हुए कहा। मैंने कहा था ना तुमसे हम जोशों की कोई औकात नहीं होती उनके सामने। इसलिए बस तुम अपने काम से काम ही रखना। अनुषा कहती हुई उठ गई। हाँ काम से काम ही रखूंगी। वो शेर है तो मैं सवा शेर। खाली कप चाय टेबल पे रखते मुंह में बढ़वाए। फिर अपने सामने पड़ी पिंक फाइल उठाई जो उसके सर से ऊपर गुजर गई थी। मुझे नहीं पता क्या करना है इसका। दफा करो कल मुंह पे मार दूंगी इस मगरूर शहजादे के। पूरा सा मुंह बना दे। साइड पे फाइल को पटका था। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। बारान ने घर आते अपनी जान से अजीज दादा को गले लगाते हुए जोर से कहा था। दादाजी जो सोफे पर बैठे न्यूज़ चैनल देख रहे थे। बरखुदार मेरी बुढ़ी हड्डियों में इतना दम कम नहीं रहा जो तुम मुझे इतने जोर से जकड़ लेते हो। तुम्हारा दादा हूँ महबूबा नहीं हूँ। दादाजी बारान का हसार तोड़ते बोले थे। दम कम तो है ना आपने दादाजी। कहीं तो खूबसूरत जवान नहीं नवेली दादी दुल्हन बना कर ले आए आपके लिए। दादाजी मसल पर हाथ रखते बारान ने फिर से छेड़ते हुए कहा। दादाजी जो अब भी चौड़ी जिसामत के मालिक थे 70 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त चुस्त तवाना थे। और मेरी फिक्र छोड़ो तुम लोग बस अपनी फिक्र करो। तुम दोनों बड़ा भाई है कि पता नहीं कौन सा रोग पाले बैठा है। शादी का नाम ही नहीं लेता। जिलजले आशिक कहीं का। और जो जानी तूने ली है उससे तो कोई उम्मीद ही। तेरे बेशक माँ बाप अगर होते तो वही शौक पाले बैठे होते जो मेरे हैं। अपने पोते का मुंह देखे बगैर ही चला जाऊंगा इस दुनिया से। करते रहे ना फिर अपनी मर्जियाँ। दादाजी ठीक ठाक जज्बाती हो गए थे। बारान तो होले से उठ गया। उनके पास से दादाजी से तो छिड़ चुके थे। सीढ़ियों की जानी उधर उठाई तो दुश्मनी जहाँ सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। दादाजी का इन्हें दिया ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। दादाजी ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों के ताकों में देखा तो फिर बोल पड़े। लड़की 4-5 साल छोटी होनी चाहिए। यहाँ तो 10 से आगे का भी हिंसा अबूर हो गया। गंगा ही उल्टी बह गई। जेबा के तो लगा जिसे दिल पे तीर चलाएगा। वो रुक ना सकी और मजीद दौड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई और दादाजी भी उठकर चले गए। बारान तो इतनी सी शिकल बनाकर रह गया था। एक तरफ बचपन की मोहब्बत थी जिसे सौ जतन करके हासिल किया था। एक तरफ दादाजी की मोहब्बत थी जिन्होंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। वो भी आज किसी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इससे जेबा के लिए बुरा लग रहा था। वो सब इसकी की वजह से तो बर्दाश्त कर रही थी। वो इसकी जिद थी जो हासिल थी मगर फिर भी इससे उसे हासिल बनाकर ही छोड़ा था। वो शीशे के सामने खड़ी थी। आंखें सुर्खी माइल हो चुकी थी और मुतवातिर आंसू मोतियों की तरह बही जा रहे थे। जेब पीछे से आती प्यार भरी आवाज उसके कानों में पड़ी जिसे सुनते उसने जोर से आंखें मींची थी। पीछे खड़े होते उसके कंधों से थामा था बारान ने। उसकी सुस्की थी निकली थी उसके मुंह से। प्लीज बारान छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। रोने से आवाज भारी हो रही थी उसकी। प्लीज ऐसा ना कहा करें कि इसे छोड़ दूं मैं आपको आपके हाल पे। मुझे एहसास है आपको दादाजी के अल्फाज से अजियत पहुंची है मगर आप अंदाजा नहीं लगा सकती मेरे दिल में आपका क्या मुकाम है। मेरे लिए तो आप सबसे ऊपर हैं। यू आर लव। वो कहते हुए उसके सर पे अपना चेहरा टिका गया। वो अपने आप में मजीद सिमटी थी। इसी वजह से तो मैं आपके साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। जब घर के लोग ही अजियत का बायस हैं तो बाहर वालों की बातें और कितनी अजियतनाक देंगी। मैं तो आपके लिए बस शर्मिंदा ही रहूंगी। वो उसकी तरह मुड़ी उसके सीने पे सर लगी। आई डोंट केयर दैट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। ना पहले थी ना अब करूँगा। बारान उसके गिर्द बाजू फैलाते बोला था। मगर फ़र्क तो है ना। सर उठाकर बारान की जानी उठाकर बारान ने भी उसकी आंखों में झांका। कैसा फ़र्क? आपकी और मेरी उम्र का फ़र्क। वो कहती नजर झुका गई। मेरा आपके साथ कोई जोड़ नहीं है। आप अपने दादाजी को खुश करने के लिए कल नहीं कम उम्र लड़की से शादी डाल दे इनकी झोली में खुशियाँ जो मैं कभी नहीं दे सकती।
دل پہ پتھر رکھ کے اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو کیا میرے ساتھ کسی اور کا ساتھ برداشت کر لیں گی؟ اسے دیکھتے ہی انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا باران نے۔ نہیں، سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا، وہ ہنوز اس کی بھاؤں میں تھی۔ باران ہلکا سا مسکرایا۔ اسے اس سے اسی ہی جواب کی امید تھی جس شدت سے وہ اسے چاہتا تھا۔ اب وہ بھی اسے اسی ہی شدت سے چاہنے لگی تھی۔ تو پھر ایسا کیوں کہا آپ نے؟ میں آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار سکتا ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے وہ خوشیاں جو آپ کی مسکراہٹ چھین لیں۔ اس کی ٹھوڑی پہ انگلیاں رکھتے اس کے چہرے کو اونچا کیا۔ اس کے آنسو جنہیں بار بار اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے باری جنہیں دیکھتے اس کی پیار مزید بڑھ جاتی۔ وہ جنون تھا، اس کا دیوانہ وار چاہتا تھا اسے۔ 15 سال کا تھا جب اس نے زیبا کو دیکھا۔ وہ اس کی ٹیوٹر تھی اور ساتھ ہی اس کی پڑوسن بھی۔ 9 میں تھا جب اس کے گھر ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی جوانی کے عروج پہ تھی۔ زیبا کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب تھی۔ دبلی پتلی سی نرم و نازک گڑیا جسے باران کا دل دیکھتے ہی الگ انداز میں دھڑکتا تھا۔ 2 سال تک وہ اس کے پاس پڑھتا رہا اور اب میٹرک کر چکا تھا۔ زیبا نے اسے بچوں کی طرح ہی سمجھا تھا، مگر اس کے جذبات تو شاید اور ہی طرح کے تھے۔ اس کے لیے اس کے دادا ہی عزت، ان دونوں بھائیوں کے لیے سب کچھ تھے۔ ان کے والدین کا راستے میں دنیا سے کچھ کر گئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر باران کو اعتراض تھا۔ اسے لگا کہ وہ زیبا سے دور ہو جائے گا۔ پاسپورٹ، ویزا، سب کچھ ان کا ریڈی ہو چکا تھا۔ 17 سالہ باران بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ احان اس کا بڑا بھائی بہت خوش تھا۔ وہ اس وقت 19 سال کا تھا۔ باران، تم اپنی پیکنگ نہیں کر رہے؟ اس ویکینڈ بعد ہماری فلائٹ ہے۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ ساری چیزیں ابھی لینی ہے، مگر تم تو موڈ میں ہی نہیں ہو۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ مجھے نہیں جانا، بس ایک بات کہتے وہ منہ بنا تھا بیٹ پہ بیٹھ گیا۔ آخر کیوں نہیں جانا؟ دادا جی کو بھی پریشان کر رکھا ہے، ایک ہی بات کی رٹ لگا کر کے نہیں جانا۔ احان کو بھی غصہ آیا تھا اس کی خامخواہ کی ضد پہ۔ نہیں تو بس کہہ دیا نا۔ تکیہ فریج پہ پھینکتے ہوئے واش روم میں بند ہوا تھا اور احان تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ زیبا کے گھر چلا آیا۔ وہ بہت فرینڈلی تھا زیبا کے ساتھ، اس لیے زیبا نے کبھی بھی برا نہیں مانا۔ زیبا کے ساتھ صرف اس کی ماں رہتی تھی۔ زیبا کا اپنی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باران، کیا ہوا؟ تم خوش نہیں ہو؟ لندن جا رہے ہو اپنی مزید اسٹڈیز کے لیے؟ کتنے لکی ہو نا تم۔ وہ خوش ہوتی بولی۔ وہ کرسی پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ زیبا اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ سر اٹھا کر زیبا کی جانب دیکھا۔ میرون کلر کا سمپل سا سوٹ پہنے، جس کے ہاتھ سے جھلکتی دھوتیاں رنگت، بازو کھلے، سلکی سیاہ بال جو کمر تک تھے، باریک ٹکوسی ناک میں گولڈ کی نت بہت ہی چمک رہی تھی۔ آئی مس یو زیبا۔ مس یو ٹو بیبی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اس کے بال بھی کھیلتے، جس پہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آئی لو یو زیبا جی، جرأت مندانہ انداز میں کیا۔ زیبا کے اب کے ایکسپریشن چینج ہوئے تھے۔ اس لیے میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ آئی لو یو۔ زیبا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، چیپ گھٹیا انسان۔ پوری جوش سے زیبا نے چلاتے ہوئے کہا تھا اور باران چپ چاپ چلا گیا اور گھر جا کر خاموشی سے اپنی پیکنگ کی۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا زیبا کا اس کی انسلٹ کرنے پہ، مگر وہ اسے پیار بھی تو بہت کرتا تھا۔ اس لیے ٹوٹتے دل کے ساتھ بنا کچھ کے وہ آ گیا۔ اس کی پرواز لندن کے لیے روانہ ہو گئی۔ باران نے بہت ہی سیریس ہو کر پڑھائی کی۔ 5 سال میں ان دونوں بھائیوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اپنی فیملی بزنس کو پروان چلایا۔ وہ دونوں ترکی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ احان کو بھی اس کی محبت مل چکی تھی اور احان اور زیبا کی پیار محبت کو اب تک اپنے دل میں پالے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی 8 سال میں پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا پاکستان۔ اس کے دادا جی تو پاکستان میں ہی ہمیشہ کے لیے آ چکے تھے۔ وہ کاروبار پوتوں کے حوالے کر کے کام سے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے۔ باران چونکہ چھوٹا تھا اور اپنے دادا کے قریب میں تھا، ان سے ملنے کے لیے اس نے 8 سال بعد پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا۔ یہاں آتے ہی پھر سے اس دشمنی جان کی یاد ستانے لگی تھی۔ دل اسے دیکھنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر ہوا کرتا تھا، مگر وہ تو کب سے اس گھر کو خیر بات کہہ کر جا چکی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اپنا گھر بسا چکی ہوگی۔ 26 سالہ باران کے دل میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبتیں بھی مضبوط ہوتی چلی گئی تھیں۔ محبت کو پا لینا بھی نعمت ہے، مگر وہ شاید اس معاملے میں خود کو بدقسمت ہی تصور کرتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کبھی بھول نہ پایا۔ آج وہ اس مقام پہ تھا کہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جائے۔ باران، کس چیز کی کھوج میں رہتے ہو؟ ایسی کون سی چیز ہے تمہاری جو گم ہو گئی ہے؟ آخر کو اس کی تڑپ ڈھکی چھپی نہ رہی اس کے دادا جی سے۔ آخر انہوں نے دہائیاں گزاری تھی اس دنیا میں۔ دعا کریں دادا جی بس مل جائے تو سکون آ جائے میری روح کو، چاہے وہ کسی اور کی ہی ہاتھ میں نظر آ جائے، تسلی تو ہو جائے گی، دل کو سمجھا لوں گا، یا پھر خود کو۔ وہ میری نہیں ہے۔ 2 مہینہ کہتا وہ باہر چلا گیا۔ وہ اپنی ہیوی بائک لے کر نکل پڑا تھا۔ سنسان رستے پہ آج سارا دن وہ یوں در بدر پھرتا رہا کہ اچانک سے ایک بزرگ خاتون اس کی بائک کے سامنے آتے آتے بچی۔ باران نے جھٹ سے بائک روک لی اور بائک سے اتر کر بزرگ خاتون کے قریب آیا جو بامشکل لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں اماں جی؟ جلدی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھامتے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ اپنے موٹے گول چشمے کے پار سے اس عورت نے اسے دیکھا۔ باران تو انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، وہ زیبا کی والدہ تھیں۔
आंटी आप हैं? बानो आंटी हैं ना आप? ज़ेबा जी की मम्मा। बारान ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से खुश होते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? बुजुर्ग खातून ने बड़ी ही मुश्किल से अटकते अटकते अल्फाज अदा किए। उनका वजूद ही कांप रहा था, चेहरे पे भी झुर्रियाँ मजीद बढ़ चुकी थी। मैं बारान शौकत ऐवान का पोता और आपका हमसाया भी। अच्छा तो तुम शौकत के पोते हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यानी वो पहचान गई थी उसे। अम्मा आपका घर कहाँ है? मैं छोड़ देता हूँ आपको। यहीं पास ही है, आओ तुम भी हमारे घर। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। ज़ेबा स्कूल से घर आई, किचन से पानी का गिलास भरा, अम्मा को आवाज़ लगाई। अम्मा आवाज़ें देती ड्राइंग रूम में पहुंची थी कि सामने बारान को खड़ा पाया। उसे देखती तो देखती ही रह गई। हाथ में पानी का गिलास छूटकर ज़मीन बोस हो चुका था। अपनी दिलकश पर्सनालिटी के साथ लंबा चौड़ा पुरकशिश बारान, क्लीन शेव, छोटी ब्राउन आंखों पे बिखेरे बाल, सफ़ेद रंग का ब्राउन जैकेट पहने, ब्लैक पेंट के साथ वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। पलक झपकती हुई उसे पहचान गई थी। बारान ने हैरत से उसका नाम पुकारा था। ज़ेबा, पहचानना कितना बड़ा हो गया है बारान बच्चा, अम्मा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली थी। बारान सोफे पे बैठा था, ज़ेबा को देखते ही खड़ा हुआ। उसके तासरात भी हैरत और खुशी के थे। वो तो बस उसे देख ही जा रहा था। कितना सुकून उतर रहा था उसके अंदर ज़ेबा को देखते, ऐसे जैसे प्यासे को कुआं मिल गया हो, जैसे दिल के वीराने में बाहर आ जाए। दिल को करार सा आ गया था। ज़ेबा जी, पहचान तो लिया ही होगा आपने। मुझे लगा शायद भूल भाल गई होंगी, कोई पुरानी चीज़ समझकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा मेरी याद को। मगर मैंने हमेशा आपको मुकाम बुलंद पर रखा था, आपकी यादों को ऊंचे सिंहासन पर रखा है। चांदनी थी उसके लबों लेजे में, ओहले से कितना उसके करीब आता। कैसे हो बारान? और तुम यहाँ कैसे आए? काफ़ी बदल गए हो और माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हो। ज़ेबा का दिल बेख्तियार धड़क उठा था उसकी सेरंगेज़ शख्सियत को देखकर। अटक अटक कर जुमला पूरा किया था उसने। चलो, कुछ तो नज़र आया आपको मुझ में। पहले का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता आपको देखकर जी ज़रूर उठाऊँ। बस 2 कदम का ही फासला रह गया था उनके दरमियान। उसकी बेबाक बातों पे चुप साधे रह गई थी वो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ। मेहमान हो मुरवतन? पूछा था ज़ेबा ने। बैठने नहीं, मिलने आया था आपसे। सोचा था आप प्रिया घर सुधार गई होंगी, मगर अच्छा लगा ये देख के कि आप मेरे इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं। आंखों पे सन ग्लासेस लगा था वो चला गया और ज़ेबा बस उसे जाता ही देखती रही। क्या कह कर गया था वो? आज तो बारान की हैवी बाइक भी नहीं थी। बारान खुद भी हवाओं में उड़ रहा था। बिजली की तेज़ी से वो बाइक भगाता हुआ घर ले जा रहा था। घर पहुंचते ही वो बस इसी सोच में डूब गया कि दादाजी से अब कैसे बात करें, कैसे मनाएं वो इन्हें। ये काम थोड़ा नहीं, इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। ज़ेबा खुद को आईने में खड़ी बस देखे ही जा रही थी। अब तो उसकी जवानी ढलती जा रही थी, 35वें भार को छूने जा रही थी वो। वक्त के साथ साथ उसकी जवानी भी मखदूम होती जा रही थी। बालों में चांदनी थी, आंखों के नीचे हल्की सी झुर्रियाँ भी नजर आती थी जिस पे उसने उंगलियां फेरी थी। बारान का इसका यूं देखना गुफ्तगू में वादे चाह तो नहीं थे, किसी खुशफहमी में मुतबिला कर रहा था। बरसों पहले नो उम्र लड़के ने इससे प्यार का इजहार किया था तो बेहद उस पर गुस्सा आया था, जिसका उसने बुरी तरह इजहार भी किया था। मगर अब क्यों बुरा नहीं लग रहा था। यही सोचते सोचते वो बिस्तर पर जा लेटी और करवट बदलती रही हर सोच में। कितने ही रिश्ते थे जो इसके लिए आए थे, मगर कोई भी अपने मियार का ना लगा। सबको ही इनकार करती रही थी। फिर बूढ़ी माँ को छोड़ने को दिल नहीं चाहता था, इसलिए अब उसने शादी की आस या उम्मीद को ख़त्म करते तन्हा रहने का फैसला कर लिया था। मगर अब बारान ने आकर सोई हुई उम्मीद जगा दी थी। मगर ये भी नामुमकिन है, दुनिया मजाक उड़ाएगी इनका। बारान ने सुबह होते ही फिर ज़ेबा के दर पे जा पहुंचा था। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पे दरवाज़ा खोला तो सामने बारान को खड़ा पाया। बारान, तुम इतनी सुबह? वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे अंदर आने का रास्ता था। वो इस छोटे से घर में रहती थी कि जो 3 कमरों पर मुश्तमिल था। बड़ा घर छोड़कर वो छोटे घर में शिफ्ट हो गई थी। वो दोनों अखराजात जो बढ़ गए थे उनके, जिसकी वजह से वो वक्त पर किराया नहीं अदा कर पाती थी, इसलिए वो घर छोड़ना पड़ा था उन्हें। ज़ेबा जी, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। इसलिए रहा नहीं गया तो फ़ौरन चला आया। घर के अंदर आता हुआ बोला तो वो क्या बात है? वो उसे देखते हुए नासमझी से बोली, आप अब तो नहीं मारेंगी? शरारती अंदाज था उसका। क्या मतलब? अब तुम मार खाने आए हो और पहलियाँ क्यों भिजवा रहे हो? जो बात है भाई साफ साफ कहो। ज़ेबा ने थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे। वो फिर से बड़ी ज़रूरतमंदाना अंदाज में बोल गया, बारान जी तुम क्या कह रहे हो? शादी कोई खेल नहीं है, जिंदगी भर का साथ है। मेरा तो और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। और लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि हया की लाली थी। मुझे लोगों की परवाह होती तो मैं ये सब नहीं करता, और मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे बस आपका साथ चाहिए। वो बहुत ही सीरियस अंदाज में बोला, मुझे जो कहना था कह दिया, मुझे बस आपका जवाब हाँ में चाहिए। अब मैं तभी आऊँगा जब आप बुलाएंगी। अपना कार्ड निकाल कर टेबल पे रख दिया जिसमें उसका नंबर था, सब था, और चला गया वो वहाँ से। ज़ेबा कौन था? इतनी सुबह इसकी माँ बाहर निकल आई, उसे आवाज़ें दे रही थी। बारान आया था, उसका हाथ का
اس کا کارڈ ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی تھی، کیا کہہ رہا تھا، اور چلا بھی گیا۔ اس کی ماں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، اماں کہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے۔ کیا اب بھی؟ یہ مرد بھی بڑی عجیب شے، صحیح کہتے ہیں ان کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، جب یہ محبت کرتے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں کہ اس کی ریا گوری ہے یا کالی۔ اماں مسکراتی ہوئی مڑی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ وہ ذرا غصے، مذاق نہیں اڑا رہی، شک کر رہی ہوں تمہاری قسمت پہ کہ 8 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ تم سے تعلق جوڑنے کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے۔ جب اس کی زندگی میں کئی مواقع ہوں گے آگے بڑھ جانے کے، مگر اس کی سوئی تو تم پہ ہی اٹک کر رہ گئی۔ اماں نے کہا، اماں میں نے بہانہ بنایا تو تھا مگر وہ مانا ہی، میری ہاں کا جواب سننا چاہتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا بولی، کیوں انکار کر کے پیروں پہ اپنے کلہاڑی مار رہی ہو؟ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، تم گھر بسا لو اپنا بس۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے کہ پیار کرنے والے قسمت سے ملتے، لڑکے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور تم لوگوں کا بہانہ بنا کر اچھا رشتہ نہ گنوا بیٹھنا، میری وجہ سے اپنی آنے والی زندگی تباہ نہ کرنا۔ اماں کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ 2 دن گزر گئے، باران کا انتظار کرتی رہی، شاید کوئی مثبت جواب آ جائے۔ اس کا فون بجا، جسے اٹھا تو اس نے کان کے ساتھ لگایا۔ فون سنتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا، ریسٹورینٹ کرتا ہوا وہ زیبا کے گھر پہنچا۔ وہاں سوگ کا سما تھا، زیبا اپنی ماں کے جنازے کے بعد بیٹھی رو رہی تھی۔ تدفین کے بعد مہمانوں کے آنے جانے کا رہتا، جس کی وجہ سے باران زیبا سے مل نہیں پایا۔ 2 دن بعد زیبا نے اسے اپنے پاس بلایا ملنے کے لیے۔ باران، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں میرے ساتھ نکاح بھی آج ہی کرنا ہوگا۔ زیبا نے اپنا دوٹوک فیصلہ سنا دیا۔ باران کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ نکاح اتنی جلدی؟ اسے یہ مناسب نہیں لگا تھا، ابھی تک تو اس نے اپنے دادا جی سے بھی بات نہیں کی۔ زیبا، نکاح آج اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے میں دادا جی سے بات تو کر لوں۔ باران نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ باران، تمہیں اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو آج ہی کرنی ہے، ورنہ تم صرف اپنا دل بہلانے آئے تھے یا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟